बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़, उसके बाद हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। पीड्स के ये लेक्चर हैं स्पेसिफिकली एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़। बेसिकली आपको पता है कि नॉन सुपरेटरी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है और इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स टू बीटा हेमोलिटिक लैंसफील्ड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंजाइटिस के बाद होता है, समटाइम्स रेयरली स्किन इन्फेक्शन के बाद होता है, लेकिन स्किन के बाद हम किडनी डिजीज़ को ज़्यादा जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री टाइप रिएक्शन होता है। उसमें बेसिकली होता ये है कि जो एंटीबॉडीज़ आपके ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बननी थी, तो वो ऑर्गेनिज्म की आप समझें कि एंटीजेंस और बॉडी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस होती है वो मिलती जुलती होती है। इसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहा जाता है। तो इसलिए फिर बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है, सिंपल एज इट इज़। अब इसमें क्या होता है कि पैथोफिज़ियोलॉजी मैंने आपको बता दी है। क्लिनिकल फीचर्स को अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डायग्नोसिस का क्लिनिकल होता है, ठीक है, ये आपको बता दूँ। अब इसमें आपने याद रखना है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्या होता है? जी फॉर जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट। हर एक को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलीआर्थराइटिस होता है, ये माइग्रेटरी नेचर होता है, लार्ज जॉइंट्स होते हैं। तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और ये एस्प्रिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। और एस्प्रिन एक इंडिकेशन है जो आपने बच्चों को देना है जब आपके पास ये कंडीशन के साथ है। वैसे तो आपको पता है बच्चों को एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही है टू सम एक्सटेंट। कवासाकी में भी हम देते हैं, लेकिन इधर भी हम देते हैं क्योंकि जब हमें कंफर्म हो कि ये वाकई पॉलीआर्थराइटिस इसी का है। अगर आप पेशेंट को मिसाल के तौर पे चिकन पॉक्स हुआ है और फिर आपने पेशेंट को दे दिया ना एस्प्रिन, तो वो राइट सिंड्रोम की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रिवेंट करना होता है। यूएसएमडी में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये। ओ फॉर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट। और हार्ट की याद रखना है, पैनकार्डाइटिस होता है। और याद रखना है, देखिए जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना, हीलिंग होती है प्रोसेस। बार बार इन्फ्लेमेशन होती है, बार बार हीलिंग हो गई तो वो बिल्कुल वाल्व स्टेनोज्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एक फीचर एक्सप्लेन थोड़ा सा करा। तो हार्ट की अपनी ना अब फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। शुरू में जब होगा तो आपको पेशेंट का सबसे पहले जाहिर सी बात है माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। ये ज़्यादातर माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है, एओर्टिक वाल्व को। माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर आपको मिल सकता है पैनसिस्टोलिक। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर आपको मिल सकता है, वो डायस्टोलिक मरमर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेट होने लगी माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर मिल सकता है। ओल्ड एज का बच्चे का अगर बंदे का सिनेरियो आया तो उसमें डायस्टोलिक मरमर होगा, उसको कैरीकोम्स मरमर भी कहते हैं। तो इस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक का ना वो हार्ट की फाइन पेरिकार्डाइटिस का सिनेरियो बन के दे सकते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे तो वो फिर आपको पेरिकार्डिक नॉक जो होती है वो मिलती है। तो इस तरह आपने याद रखना है। हार्ट की फाइंडिंग डिफरेंट होती है और हार्ट की इवन पैथो के लिहाज से बड़ा स्पेसिफिक है कि वो मायोकार्डाइटिस में एश ऑफ बॉडीज़ ड्रा करने के लिए आती हैं, बायोप्सी उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं। और पेरिकार्डाइटिस में ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस होती है। और जो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो फिश माउथ लाइक हार्ट वाल्व्स हो जाते हैं। और ये एक इंडिकेशन है जब साइज़ लेस दैन 1 सेंटीमीटर हो जाए ना वाल्व का, तो फिर आपने जाहिर सी बात है उसको फाइब्रोसिस हो चुकी है, आपने वाल्व की रिप्लेसमेंट भी करनी है। उसके बाद आप याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन अब ये हार्ट हो गया। एन फॉर कोरिया होता है। कोरिया इसमें बेसिकली आपको पता है पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ द बॉडी होती है। एन फॉर आपके पास नोड्यूल्स बनेंगे। और ई फॉर बेसिकली मिस्ट हो गए। ई में एरिथेमा मार्जिनेटम होगा। अब आप डायग्नोसिस बेसिकली निकल आएगा, लेकिन एक अक्सर एमसीक्यूज आता होता है कि आप इसमें टाइटर्स चेक सकते हैं ASO के और एंटी DNA बेस के, ठीक है। बाकी ECA रिएक्टिव प्रोटीन ये सारी रेस्ट होती हैं। ECG में फाइंडिंग्स हो सकती हैं, मैं उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। पीयर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है, ये वन ऑफ द इंडिकेशन है बेड रेस्ट की, जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए। उसके बाद एक्सरेज में भी फाइंडिंग आ सकती हैं, क्योंकि CCF की तरफ पेशेंट जा सकता है। या दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है आपकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसकी हार्ट की, तो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से आपको एक्सरेज की फाइंडिंग मिल सकती है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको सिंपल रखते हैं, टाइटर्स आपको पता होना चाहिए। ट्रीट आपने कैसे करना है, देखें बेड रेस्ट पहली चीज़ है। उसके बाद एस्प्रिन आपने देनी है। हाई डोज एस्प्रिन दी जाती है, वन ऑफ द इंडिकेशन जिसमें बच्चों में एस्प्रिन देनी है। हाई डोज इसलिए दी क्योंकि एंटीपायरेटिक एंटीइन्फ्लेमेटरी उसका रिस्पॉन्स आएगा। आपको पता है लो डोज पे वो क्या होती है, एंटीप्लेटलेट। लो डोज पे एंटी हमारे पास पायरेटिक होती है और हाई डोजेज पे एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को पेंसिलिन देनी है। इंट्रामस्कुलर भी आपको पता हो और ओरल भी पता हो। इंट्रामस्कुलर आपको पता है, बच्चा अगर आया तो आपने याद रखना 0.6 मिलियन यूनिट्स देनी है, बड़े में आपने 1.2 मिलियन होते हैं। उसके बाद आपको पता हो कि अगर ओरल देनी है तो ओरल भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सी देनी है, फिनॉक्सिन मिथाइल पेंसिलिन देनी है और कितने दिनों के लिए देनी है। ये एक कंट्राइंडिकेटेड बात है, कुछ बुक कहते हैं 10 डेज़, कुछ इस तरह, तो आपने याद रखना है 2 वीक्स तक होती है। उसके बाद ये वेरी भी कर सकता है। सल्फाडाइजिन सल्फाडाइजिन दे सकते हैं अगर उसको एलर्जी है, और एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। उसके बाद स्टीरॉइड एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड बात है, देनी है नहीं देनी।
और फिर उसके बाद कोरिया अगर है तो उसके लिए आपने वेलपुरेटिन है। और तकरीबन हमने हार्ट एक को डिस्कस कर लिया। प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन, मैं आपको एक बात बता दूँ, 5 years आफ्टर डायग्नोसिस टिल द एज 21 years, ठीक है। 5 years आफ्टर डायग्नोसिस और यहाँ फिर 21 years की उम्र तक। ये बात आपको मैं सिंपल ऐसे करता हूँ, अगर एक बच्चा आपके पास आया, उसको 5 साल की उम्र में डायग्नोस हो गए, आपने उसको 21 साल की उम्र तक प्रिवेंशन करनी है। अगर एक बंदा आया है, वो आपके पास आया है 19 साल की उम्र में, आपने उसको 5 साल तक प्रिवेंशन करनी है। ये एक इसका रूल होता है। और ये कब है? अगर बंदा आया है रूमेटिक फीवर के साथ और कोई उसको कार्डाइटिस नहीं है। अगर एक बंदा आया कार्डाइटिस भी है, ठीक है, और उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर भी है, उस केसेस में आपने उसको 10 years पे कर जाना है। और अगर आज बंदा आया जिसको रेजिडुअल डिजीज़ भी है, फाइब्रोसिस हो चुकी है, फिर 40 साल की उम्र तक या फिर 10 साल की उम्र तक, वही बातें दोबारा हो जाएंगी कि 10 साल तब है, वही मैंने जिस तरह पिछला सिनेरियो फिट इन किया था, 10 years और 40 years की उम्र तक। ये आप अब उसको करते जाएं, जिस तरह मैंने आपको 5 years till 21 years की वाला एक्सप्लेन किया है। सो दैट वाज ऑल फॉर द रूमेटिक हार्ट डिजीज़।